In a tragic incident, a 40-year-old man was allegedly found dead at his residence in the national capital, with cops suspecting it might be death by suicide. Now, according to the police, Puneet Khurana, a co-founder of the famous cafe in Delhi, was found lying on the bed in an unresponsive state with a ligature mark over his neck. Now, Khurana and his wife, Manika Jagdish Pava, were in the middle of getting a divorce, and the two got married in 2016. The duo, who owned Woodbox Cafe in the national capital, were allegedly engaged in a dispute over the business per se. The family of the deceased has leveled allegations of harassment against the wife and in-laws of the deceased. According to Khurana's family, he was upset with his wife. वजह यही थी, मनिका पावा और उसके माँ बाप, उसकी बहन ने मेरे भाई को इतना मजबूर कर दिया, इतना मेंटली स्ट्रेस दिया, इतना टॉर्चर किया, इतना हरास किया कि वो उसको इतना उकसाया बोल बोल के, तू तो फट्टू है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, हिम्मत है तो मर जाना, जाके करके दिखाना। अब इतना उसको उकसाया। रात को 3:30 बजे फ़ोन पे। बेकरी का काम पहले पार्टनरशिप का था, लेकिन कोर्ट में जब डाइवोर्स का फर्स्ट नोशन साइन हुआ तो उसमें ये चीज़ रिटर्न हो गई थी कि फॉर गॉड्स बेकरी पुनीत संभालेगा, एक वुड बॉक्स कैफ़े इनका नाम था, वो उसको दे दिया गया था, उस पर साइन हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी उसका मैं ऐसे कैसे अपना हक छोड़ दूंगी। भाई जब कोर्ट में हो गया ना, कोर्ट में जाके बोलो जो बोलना। उसको फ़ोन कर करके मेरा काम है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे तो हिस्सा चाहिए। इस चक्कर में उसने काम की ईमेल आईडी मांगते मांगते उसका इंस्टाग्राम भी हैक कर लिया, जिसकी वजह से उसने उस बदतमीजियाँ भी करी, उसका इंस्टाग्राम हैक करके, जिसकी वजह से उसको रात को मेरे भाई को उसको 3 बजे फ़ोन करना पड़ा कि भाई ये क्या है, क्यों किया तूने ऐसे। उसके बाद उसकी सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। साल तक बच्चा ठीक रहे हैं, उसके बाद इन दोनों की अटपट होती रहती थी। फिर मैंने इनको अलग भी किया, मैं कि चलो खुश रहेंगे दोनों। तब भी इसने मेरे बच्चे को टॉर्चर करती रहती थी। मेरा बच्चा नहीं अंदर ही अंदर पिता रहता था। बट कभी पैसों की ले देन, कभी बिजनेस, दोनों का इकट्ठा था। उसकी भी कुछ बातें होती रहती थी, कुछ परिवार की बोलता नहीं था ना, बेटा बताता नहीं था माँ को ना बाप को खुल के। हाय मेरे माँ बाप टेंशन में आ जाएंगे। अंदर ही अंदर मेरा बच्चा अपना गम खा के पीता रहा। और पता नहीं कल क्या, इसने पहले ठीक हो गया था मेरा बच्चा, पर नहीं कल इसने इतना टॉर्चर किया मेरे बच्चे को, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। उसने ये कदम उठाया है। हे भगवान, मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा बच्चे को इंसाफ दिलाओ। The police have recovered Khurana's phone and called his wife for questioning and will conduct an autopsy today as well. The incident came days after the recent Bengaluru techie Atul Subhash's suicide case. The 34-year-old deputy general manager of a private firm died by suicide just back in December, leaving behind a 24-page suicide note accusing his wife and her relatives of harassment. My colleague Jitendra Sharma joins us live from the national capital on the broadcast. ये जितेंद्र, सबसे पहली बात तो ये कि पारिवारिक अत्याचार का एक एंगल बाहर आ रहा है। वुडबॉक्स कैफे काफी जाना माना कैफे भी है, बहुत लोग यहां जाते हैं। केस गरमाता चला जा रहा है और अतुल सुभाष के केस के फौरन बाद ये केस सामने आया। और क्या कुछ बता सकते हैं आप दर्शकों को इस समय? जी बिल्कुल कबीर, देखिए पुलिस अभी फिलहाल जो पीड़ित परिवार है उसके बयान दर्ज किए। इसके अलावा जो आरोप लगाए जा रहे हैं खुराना फैमिली की तरफ से पावा फैमिली के ऊपर, उसको लेकर भी आगे की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने फिलहाल एक ऑडियो क्लिप बरामद की है पुनीत खुराना के फोन से, और उस ऑडियो क्लिप के अंदर मौत से कुछ देर पहले पुनीत की अपनी पत्नी मनिका से बातचीत हुई है, वो ये ऑडियो क्लिप है। और उसी ऑडियो क्लिप के आधार पर अब पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा रही है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि दोनों का तलाक से पहले प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर भी दोनों के बीच में काफी अनबन थी। लेकिन पिछले 4 साल से, जब से इनका डिवोर्स की बात चल रही थी, तब से आए दिन इनके बीच में झगड़े होते रहते थे, जिसको लेकर जो दोनों परिवार थे वो काफी परेशान थे। और अब जिस तरीके से पुनीत की मौत के बाद पुनीत के परिवार वालों ने सीधे तौर पर मणिका और उसके परिवार के ऊपर आरोप लगाए, तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि मामले की तस्दीक करना बेहद जरूरी है। तो लिहाजा गहनता से मामले की तफ्तीश की जा रही है और उसके बाद ही पुलिस का कहना है कि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। जी All right then.
Jitendra Sharma bringing us the latest details from the national capital. We're going to bring you all the latest details vis-a-vis this suicide case that's coming to light from Model Town in the national capital. Many thanks, Jitendra, for joining us here on the broadcast. Shifting our focus here in a major boost to the 2611 trial, and it's important to pay heed here. Imprisoned Pakistani origin Canadian businessman Tahavvur Rana, that name must have rung a bell. He is going to be extradited to India following a significant legal development in the United States. Take a look at this. In August 2024, the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit upheld his extradition under the existing treaty between the United States and India. Diplomatic efforts are now underway to facilitate his transfer to India, where he faces serious charges related to his involvement in one of the most devastating terrorist attacks in Indian history. Tahavvur Rana has been linked to the 2008 Mumbai attacks that claimed the lives of over 170 people. He's accused of aiding the terrorists by assisting with reconnaissance efforts alongside David Coleman Headley, who is considered one of the masterminds of the attack. Recommended, of course, by the Mumbai police, included Rana in their comprehensive 405-page charge sheet, where, in fact, Tahavvur Rana is named as an operative for the Pakistan's Inter-Services Intelligence, the ISI, and the terror group Lashkar-e-Toiba, LET. Investigators allege that Tahavvur Rana helped produce a blueprint that was used by the attackers to plan their assault. Now, the extradition process, it has gained momentum after the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit upheld Rana's extradition back in August this year. The U.S. court concluded that India had presented sufficient evidence to establish probable cause that Rana was involved in the Mumbai attacks. Rana had previously appealed his extradition in lower courts, including the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit in San Francisco, but was unsuccessful. The India-U.S. extradition treaty permits Rana's extradition, said the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit that had ruled the same back in August. Rana's extradition is governed by the treaty between the United States and India, which facilitates the transfer of individuals charged with serious crimes. He then filed a petition for a writ of certiorari with the Supreme Court on the 13th of November. Now, the panel also found that the non bis idem, which is called double jeopardy, and this exception did not apply in Tahavvur Rana's case, as the charges against him in India were distinct from those for which he was acquitted in the United States. Tahavvur Rana's extradition to India would represent a significant step in ensuring justice for the victims of the 2611 attacks. The ruling by the U.S. Court of Appeals is a victory for the Indian government nonetheless, and the law enforcement agencies who have long sought to bring Rana to trial for his involvement in these attacks. Moving on, the Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw on Wednesday said that farmers have been given a gift on the new year. Well, the Union Cabinet of the Narendra Modi-led government has approved a one-time special package of 3,850 crore rupees for DAP fertilizer. And this decision ensures that farmers continue to get subsidized DAP at rupees 1,350 per 50 kilogram bag, with the government covering any additional cost that comes across. This move comes amid fluctuations in global fertilizer prices, aiming to protect farmers from external market impacts. The package is part of the government's broader effort to support farmers with significant investments in innovative fertilizer technologies like nanoliquid, urea, and the DAP. But alongside this, the Union Cabinet also approved the continuation of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and restructured weather-based crop insurance scheme till 2025-2026 with the total budget of rupees 69,515.71 crore rupees. Let's listen in to what the Union Minister had to say. किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेयर करेगी। ये स्पेशल वन टाइम पैकेज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है साथियों, और ये दिखाता है कि किस तरह से सरकार का कमिटमेंट किसानों के प्रति है। अगर हम
आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1350 रुपये पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3000 रुपीज पर बैग। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे निर्णय लिया है कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसे भी फ्लक्चुएशंस आए, अपने किसानों को हमें सुरक्षित रखना है, उनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ने देना है। इसीलिए अगर आप देखोगे आज जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, आज जो रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन के कारण कई देश अपने यहाँ स्टोरेज करने में लगे हुए हैं, इन सब के कारण जो मेजर सप्लाई डिसरप्शन हुआ, जिसके कारण इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत बढ़ गए। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, अभी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अधिकारी साथ में हैं। मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते, कितना 3000 से ज्यादा मिलता है ये बैग, करीब 3000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा, और ये भी सभी जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी जान ले कि 1350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट भी राज्य सरकारें, और मैं राज्य सरकारों को निवेदन भी करूंगा कि वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन ले। All right then, Delhi's Lieutenant Governor V.K. Saxena has categorically dismissed Chief Minister Atishi's allegations of an order calling for the demolition of Hindu and Buddhist places of worship across the city. In a statement, the LG's secretariat labelled the claims as cheap politics and clarified that no religious structures, including temples, mosques or churches, are being targeted for demolition. Chief Minister Atishi alleged that a November 2022 meeting of a religious committee under the LG's purview approved the demolition of multiple religious structures in areas like West Patel Nagar, Dilshad Garden and Gokalpuri. The Lieutenant Governor, however, has firmly refuted these accusations. He stated that his focus remains on maintaining harmony and vigilance, adding that strict instructions were issued to prevent any acts of deliberate vandalism. The LG's office pointed out that this vigilance ensured peaceful celebrations during Christmas and accused the Aam Aadmi Party of politicizing the entire issue. सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। दिल्ली में एक रिलीजियस कमेटी होती है जो मंदिरों की अगर कहीं पे शिफ्टिंग होनी है, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन होना है, ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। ये रिलीजियस कमेटी जब से बनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिलीजियस कमेटी का गठन हुआ था। ये रिलीजियस कमेटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी और पिछले साल तक जो भी रिलीजियस कमेटी के फैसले होते थे उसको पहले होम मिनिस्टर के सामने रखा जाता था, और अगर दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर उसको अप्रूव करें तभी किसी प्रकार का एक्शन, किसी प्रकार की तोड़ फोड़, किसी प्रकार की शिफ्टिंग किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर की होती थी। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी साहब ने यह आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते केंद्र सरकार के अधीन आता है। Moving on, in Rajkot's Danapit area, an attempt to vacate shops in the name of the Waqf board has led to tensions. A mob of around 25 people reportedly broke the locks of 3 shops and threw goods right there on the road.
The incident involved the shops of Mohanlal Shivji, Kalyanji Gokaldas and Bhai Chand Phulchand. The traders alleged that their shops were forcibly vacated without prior notice. The police intervened swiftly, preventing the situation from escalating further. A complaint has been registered at the division police station against 5 individuals for their alleged involvement. Meanwhile, the incident has sparked concerns over property rights and the role of Waqf board in such disputes. Meanwhile, the murder of Sarpanch Santosh Deshmukh has triggered massive protests and political storm in Maharashtra's Beed. Now, Santosh Deshmukh was the Sarpanch of Masajog village in Beed district. On the 28th of May 2024, employees of Avada Windmill Company were kidnapped by a group of men. Main accused, Ramesh Ghule, allegedly demanded 2 crore rupees to allow the operations to resume. Then on the 6th of December, Ghule's group attacked Avada employees and a guard at a project site. Sarpanch Santosh Deshmukh confronted the group and the scuffle with the Ghule's men ensued. On the 9th of December, Deshmukh was abducted by Ghule's group and was found dead a few hours later. Masajog villagers, supported by Maratha Kota activist Manoj Jarange Patil, staged protests on the 10th of December, the very next day, and police filed complaints against 150 villagers for rioting. Meanwhile, an FIR was filed for extortion attempt against Avada and named Valmik Karad, a close aide of Minister Dhananjay Munde, as an accused. Deshmukh was popular and had won awards for his work as well. Politicians across party lines are believed to have seen opportunity when protesters began to gather. For some, it was just a case of sour grapes. Dhananjay Munde's fortunes in state politics have upset senior MLAs and members of parliament from the region as well. In Beed, MLAs like Prakash Solanke, Suresh Das have won elections 4 to 5 times but haven't secured ministerial berths. Even MLAs like Jitendra Auhad, who is from the Vanjari community, and second-term MLA Sandeep Khirsegar, an OBC, have targeted Munde and Karad. Chief Minister Devendra Fadnavis's aide and BJP MLA Abhimanyu Pawar too has joined these protests. It's an opportunity for Kota activist Manoj Jarange Patil as well, as Valmiki Karad is from the Vanjari community, which has an exclusive 2.5% reservation in the OBC quota. Its members have resisted inclusion of Marathas in the OBC quota, and the situation has become delicate. For cousins Dhananjay Munde and Pankaja Munde, both have faced calls to resign. Pankaja has largely been quiet over the matter, though Deshmukh was a loyalist and a BJP supporter. The Mundes have not even visited Deshmukh's family yet. A popular figure in Masajog village, described as friendly and accessible, he had a master's degree, entered active politics in 2013, and in 2017, his wife Ashwini won the Sarpanch polls. It was in 2022 that Deshmukh followed, winning election with a big majority. And under the couple's leadership, Masajog won 19 awards in 7 years, including recognition for having best water supply and sanitation systems in the Marathwada belt. Five members of a family, including a woman and her 4 daughters, were found murdered inside a hotel room in Lucknow. The police have arrested one Arshad, the deceased woman's own son, in connection with the murders. The family, originally from Agra, had come to Lucknow to celebrate the new year. The bodies were found inside a room hotel Sharanjeet, situated in the Naka area of the city. आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसी भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएगा।
1 जनवरी की सुबह लखनऊ वालों के लिए एक बुरी खबर लेकर आई। खबर ये पता चली कि आज सुबह तड़के एक शख्स ने अपने ही पूरे परिवार में 4 बहनों और अपनी मां की हत्या कर दी और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है लखनऊ के नाका यानी चारबाग इलाके के इस शरणजीत होटल में, जहां पर इस वक्त मीडिया का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह सुबह पुलिस को इस होटल की तरफ से यह बताया गया कि एक कमरे में 5 लोगों की लाश बरामद हुई है और फिलहाल ये शरणजीत होटल के बाहर की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है और सुबह से लोग इस हत्याकांड के सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी, क्या वजह रही जिसके चलते एक पूरे परिवार को परिवार के सदस्य ने ही खत्म कर दिया। हम आपको वो कमरा दिखा रहे हैं होटल का। ये वो कमरा है छोटा सा सकरे इलाके में बना हुआ होटल शरणजीत और होटल का कमरा नंबर 109 और 109 के नीचे एक ताला लटका हुआ है और आप उस ताले में लगी सील को देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस होटल में दाखिल होने के बाद उन 5 लाशों को रिकवर कर चुकी है। हत्याकांड के एक आरोपी अरशद, जो कि इस पूरे मामले में 4 बहनों का भाई और उसकी मां का कातिल बताया जा रहा है, अरशद नाम के 24 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके हत्याकांड की पूरी जानकारी ली जा रही है। 2 तरह की कहानियां निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रही है। शुरुआत में जब आज सुबह पुलिस ने यहां छापा मारा और इन लाशों को बरामद हुआ तो इन लाशों के पास से 24 साल का अरशद नाम का एक शख्स यहां बैठा पाया गया। अरशद ने बताया कि ये चारों मरने वाली जो लड़कियां हैं, जिनमें 9 साल की आलिया, 16 साल की अक्सा, 19 साल की अलशिया और 18 साल की रहमीन, इसके अलावा अपनी मां आसमा, ये बताया ये जो 5 लाशें कमरे में पड़ी हुई हैं ये उसकी बहनों और उसकी मां की लाशें हैं और पारिवारिक कलह के चलते ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।